आज लाइफ में पहली मर्तबा मैं वीडियो बना रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी कि मैं लाइफ में पहली मर्तबा वीडियो बना रहा हूँ। और कई दिनों से नियमावली के बारे में चल रहा था विरोध, शिक्षा अभ्यर्थी सारे विरोध कर रहे थे। हालांकि मैं तो समझ रहा था कि आप ऐसे नहीं हैं, और मैं कई मंचों पर मुझे जाना भी होता है और मैं ताली ठोक कर आपके बारे में तारीफ़ें करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों के दर्द को समझते हैं, खुद अपने दर्द को भूल जाते हैं दूसरे को दर्द को देखकर। और कई मर्तबा कई मामले में हमने देखा भी है, और कई मंच पे मैं खुले तौर पे बयान भी करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री किसी के दर्द को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं ये समझ रहा था कि आपकी भी कुछ मजबूरी होगी और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी के दबाव में या किसी के वजह से कोई ना कोई हिकमत होगी जो आपकी मजबूरी रही होगी और आपने ऐसा कर दिया। आपकी सोच भी नहीं होगी और आपसे उम्मीद भी रखते हैं, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हो गया है तो मैं आपसे आरज़ू विनती करता हूँ कि आप इस नियमावली में जो अभ्यर्थियों का जो मांग है उस मांग को आप पूरा कर दें और नियमावली में तब्दीली कर दें। और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप हमारी बातों को ज़रूर सुनेंगे। अगर आपने हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद अभ्यर्थी पहले तो इंटर मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद बीएड करता है, और बीएड करने के बाद फिर वो सीटेट क्वालिफ़ाई किया और उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिली। अगर आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम ही लेना था तो आप पहले ही कह देते, इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात की हो रही है कि आपने पहले ये चीज़ नहीं कहा और ये अभ्यर्थियों के सामने नहीं रखा, और आप वादा पे वादा करते रहे कि नौकरी आने वाली है, आपकी नौकरी होगी, बहाली होगी। लेकिन अचानक आपने एग्ज़ाम बीच में रख दिया कि बीपीएससी से एग्ज़ाम देने के बाद आपकी नौकरी होगी। इससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी मांग को पूरी कर लें, और जो आप का ज़ाब्ता है, नियम है, जो आप चाहते हैं उससे हम भी खुश हैं कि ऐसा होना चाहिए। और आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बिहार के लिए आप बेहतर कर रहे हैं, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन अभी जो अभ्यर्थी पास है पहले आप उसको नौकरी दे दीजिए। उसके बाद जो आपको नियम लागू करना है वो आगे आप लागू कर लीजिए, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं है। और ये खुशी की बात है, आपने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आप जो अभ्यर्थी पास है उनके साथ आप अच्छा कदम नहीं उठाया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अभ्यर्थियों की मांग को पूरी कर दीजिए। और हम लोग कसम खा के कहते हैं, हम लोग आपसे वादा करते हैं और कसम खाते हैं, हम लोग एकजुट होकर आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आपके कुर्सी आप ही को कुर्सी पर बहाल रखेंगे, ये कसम खाते हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थी सारे ये कसम खाते हैं और आपसे वादा करते हैं। आप जिस तरीके से कसम खिला ले, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि आपके अलावा मैं किसी को वोट नहीं दे सकता। इससे पहले भी हमने किसी को नहीं दिया, और अभी भी वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि आपको उसी कुर्सी पे फिर से बहाल करेंगे। आपको उस कुर्सी पे बैठने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी हम लोगों के हक़ में फ़ैसला नहीं किया, याद रखें कि यह रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी हम रोज़े से भी है, और जितनी तकलीफ़ हमको पहुंची है या अभ्यर्थी जो पास है जितनी तकलीफ़ उनको पहुंची है, हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको इतनी तकलीफ़ पहुंची है कि वो अभी तक अपनी ज़बान को नहीं खोले हैं, कि उसके दिल में ये बात आ रही है कि आखिर मैं क्या बोलूँ, आखिर क्या बोलूँ। उसके दिल में इतनी तकलीफ़ है कि अपनी ज़बान से बात भी नहीं कह सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आरज़ू करता हूँ कि रमज़ान का महीना है और हम लोग रोज़े से भी है,
और हमारी किताबों में आया है कि रोज़ा रख कर जो इंसान अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे दिल को ठोस ना पहुँचाए, तकलीफ़ ना दें, वरना ये रमज़ान का महीना है, अगर बद्दुआ लग गई तो आप दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में भी आपको इज़्ज़त शोहरत नहीं मिलेगी, लोगों के निगाह में आप गिर जाएंगे और मरने के बाद फिर क्या हाल होगा वो आप ही समझ सकते हैं। इसलिए दुनिया में भी बहुत सारे आफात हैं, इसलिए इस दुनिया के आफात से बचिए और हमारी मांग को पूरा कर कीजिए। आपका कहना है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो ये बात ठीक है, हम मानते हैं अगर धांधली हुई होगी तो सारे अभ्यर्थी तो धांधली नहीं किए, किसी एक की वजह से या 10 अभ्यर्थी की वजह से सारे अभ्यर्थियों के लाइफ को ख़राब कर देना। किसी ने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और वो एग्ज़ाम पास किया है, आप उनसे पूछिए जिसने 2-2, 3-3 साल के मेहनत के बावजूद वो सीटेट पास हुआ है। अगर किसी की वजह से धांधली हुई है या 1, 2, 4 किसी ने धांधली की है तो आपका हक़ बनता है कि उस जहाँ धांधली हुई है, हालांकि आप जानते हैं कि कैमरे की निगरानी में एग्ज़ाम हुआ है, जहाँ जहाँ जो धांधली हुई है आपका हक़ था कि उस धांधली को, उस रिपोर्ट को आप सामने लाते, जहाँ धांधली हुई है जिसने धांधली की है उसके साथ आप कार्रवाई करते, हम आपके साथ हैं। लेकिन किसी एक की वजह से सारे के तकदीर को, लाइफ को ख़राब कर देना ये अच्छी बात नहीं है। और जितने लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उसके बात से, बोली से या उसके बोलने के अंदाज से क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये गुणवक्ता आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये शिक्षा आदमी है? हालांकि सारे विद्यार्थी जो अपनी ज़ुबान से, अपने बात से ये कह रहे हैं, हर इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अभ्यर्थी पढ़े लिखे अभ्यर्थी है। इसके बोलने से, इसके रफ्तार से, इसके गुफ्तार से पता चल जाता है आदमी के रफ्तार और गुफ्तार से कि पढ़े लिखे आदमी है। और जब ये पढ़े लिखे आदमी है, आपको लग रहा है उसकी बात से, उसके अंदाज से, तो फिर आप उसे जाहिल बना रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये विनती है कि आप हमारी बात को मंजूर कर लीजिए और नियमावली में आप चेंज कर लीजिए। हालांकि आप पे लोगों को बहुत सारा भरोसा है और आगे भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन आपने उस उम्मीद पे पानी फेरा है या आप किसी के कहने पर आपने वो काम किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दर्द को समझते हैं, लोगों की आवाज़ को समझते हैं, ज़रूर आप इस नियमावली में ज़रूर तब्दील करेंगे और जो अभ्यर्थी पास है, सीटेक्ट बीटेक्ट है, आप उसको ज़रूर बहाल करेंगे। आगे से जो ज़ाब्ता आपका होगा उसे हम कबूल करेंगे, मंजूर करेंगे। आप ज़रूर मेरी बातों पर अमल करेंगे।